This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello and welcome. You're watching NTV Houston. This is Sarah Chauhan. कोरोना वायरस की नई मेडिसिन मिली है। जी हाँ, डेक्सामेथासोन, इस पर बात होगी और इसके साथ ही साथ एकेडमी अवार्ड अब कब होंगे ये भी हम आपको बताएंगे। और इंडिया चाइना के बीच क्या है नई टेंशन, इस पर भी डिटेल से बात होगी। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस की मिली दवा डेक्सामेथासोन कोरोना वायरस से जान बचाने वाली पहली मेडिसिन बनी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का दावा, 35% पेशेंट्स हुए ठीक। कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से ऑस्कर अवार्ड्स में होगी 2 महीने की देरी। फरवरी की बजाय अब अप्रैल में होंगे एकेडमी अवार्ड्स। अटलांटा में पुलिस फायरिंग में मारे गए रिचर्ड ब्रुक्स की फैमिली आई सामने। फैमिली ने कहा पुलिस पर भरोसा नहीं, पुलिसिंग में किए जाए ड्रास्टिक चेंज। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी से कुछ यूएस सोल्जर्स को वापस बुलाने का किया ऐलान। जर्मनी में डिप्लॉयड यूएस ट्रूप्स की तादाद कम करके 25,000 की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में कोस्ट के करीब यूएस फाइटर जेट हुआ क्रैश। ब्रिटिश कोस्ट गार्ड्स ने नॉर्थ ईस्ट सी में जेट के रैकेट को लोकेट कर लिया है। एक्सीडेंट में पायलट की जान गई। और लद्दाख में एलएसी पर हिंसक झड़प में इंडिया के 20 सोल्जर शहीद, चीन के भी 43 सोल्जर हताहत। बातचीत के दौरान चीन ने अचानक हमला बोला था। और न्यूज अब डिटेल से देखते हैं। बात करेंगे इंडिया और चाइना के बीच बड़ी टेंशन की। जी हाँ, इंडिया और चाइना के बीच लद्दाख की गैलमन वैली में मंडे रात 3 आवर्स तक झड़प होती रही। चीन के साथ हुई झड़प में इंडिया के 20 सोल्जर शहीद हुए हैं, वहीं चाइना के भी 43 सोल्जर्स हताहत हुए हैं। बताया यह जा रहा है कि बातचीत के दौरान चाइना ने अचानक से हमला बोला था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर चीन के हेलीकॉप्टर्स का मूवमेंट अब बढ़ गया है। मंडे रात लद्दाख में बातचीत करने गई इंडिया की आर्मी पर चीन की आर्मी ने हमला कर दिया। गोली एक भी नहीं चली, लेकिन चीन के सैनिकों ने पत्थरों, लाठियों और धारदार चीजों से हमला बोल दिया। इसमें भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सोल्जर्स शहीद हो गए हैं। आपको बता दें ये झड़प 3 घंटे तक चली है। ये झड़प इंडिया और चीन, दुनिया की 2 एटमी ताकतों के बीच लद्दाख में 14,000 फीट ऊंची गैलवन वैली में हुई। भारत ने अब चीन की तरफ से हुई बातचीत इंटरसेप्ट की है। इसके मुताबिक चीन के 43 सैनिक हताहत होने की खबर है, लेकिन चीन ने ये बात कबूली नहीं है। वहीं चीन और इंडियन आर्मी के बीच हुई तनातनी के चलते हिमाचल प्रदेश से सटी चीनी सीमा के इलाकों में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट के साथ ही हिमाचल पुलिस ने सूबे की सभी खुफिया एजेंसियों को सतर्क भी किया है। इस इंसिडेंट के बाद चीन की तरफ से भी ऑफिशियल बयान सामने आया है। बीजिंग ने उल्टे भारत पर घुसपैठ करने का आरोप लगा दिया है। चीन की तरफ से एलिगेशन लगाया गया है कि इंडियन सैनिकों ने बॉर्डर क्रॉस करके चीनी सैनिकों पर हमला किया था। और वहीं अब इंडिया और चाइना का ये टकराव दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। नाउ नेक्स्ट न्यूज। कोरोना वायरस की मेडिसिन पर रिसर्च कर रहे ब्रिटिश साइंटिस्ट ने बड़ा दावा किया है। कोरोना वायरस से बचाने के लिए मेडिसिन को खोज लिया गया है। जी हाँ, इसका नाम है डेक्सामेथासोन। ब्रिटिश साइंटिस्ट ने कहा है कि डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड के इस्तेमाल से सीरियस तौर पर बीमार पेशेंट्स का डेथ रेट 1/3 हुआ है। कोरोना वायरस से बचाने के लिए लगातार वैक्सीन पर काम हो रहा है। ब्रिटिश साइंटिस्ट की तरफ से अब बड़ा दावा पेश किया गया है। साइंटिस्ट का कहना है कि डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड के इस्तेमाल से गंभीर तौर से बीमार पेशेंट्स की डेथ रेट घटी है। दावा किया जा रहा है कि डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल से डेथ रेट 1/3 रह गया है। जल्द ही इस मेडिसिन को लेकर एक रिसर्च भी पब्लिश कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, इस मेडिसिन को 2104 पेशेंट्स को दिया गया और उनका कंपैरिजन नॉर्मल तरीकों से इलाज किए जा रहे 4321 दूसरे पेशेंट से किया गया। मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद वेंटिलेटर के साथ ट्रीटमेंट करा रहे पेशेंट्स की डेथ रेट 35% तक घट गई है। और वहीं जिन पेशेंट्स को ऑक्सीजन दिया जा रहा था उनका भी डेथ रेट 20% कम हुआ है। और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि डेक्सामेथासोन मेडिसिन महंगी नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर पीटर हॉर्बी का कहना है कि डेक्सामेथासोन के नतीजे बेहद अच्छे हैं। डेथ रेट कम करने में और ऑक्सीजन की हेल्थ वाले मरीजों में साफ तौर पर इसका बहुत फायदा हुआ है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स में डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल होना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि डेक्सामेथासोन दवा महंगी नहीं है, दुनिया भर में जान बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ न्यूज फ्रॉम न्यूयॉर्क। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस न्यूयॉर्क में हैं। डेथ टोल भी सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क में है, लेकिन देखा जा रहा है कि न्यूयॉर्क के कुछ पार्ट्स में कोरोना वायरस के केसेस कम हुए हैं। और इसी को देखते हुए ही गवर्नर एंडी क्यूमो ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ, 25 लोगों की गैदरिंग अब की जा सकती है। गवर्नर एंडी क्यूमो ने कॉन्फ्रेंस में बताया कि न्यूयॉर्क के वो पार्ट्स जो रीओपनिंग प्लान के 3rd फेज में एंटर हो चुके हैं
वहां अब 25 लोगों की गैदरिंग की परमिशन दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट में पॉजिटिव टेस्ट और न्यू हॉस्पिटलाइजेशंस में डिक्लाइन को देखते हुए ये फैसला किया जा रहा है। गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने लोकल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि सोशल डिस्टेंसिंग रूल इंप्लीमेंट करने के लिए अपने एफर्ट्स जारी रखें। We are now entering phase 3 for some regions across the state. We're going to modify phase 3 given this new data, and we're going to allow gatherings up to 25 people in phase 3, which is up from 10 people. Again, because the numbers are good in most parts of the state. Western New York will enter phase 3 tomorrow, and that's exciting. The capital region will be entering phase 3 on Wednesday. That's exciting. People should follow the guidelines because the guidelines have been working. They have been working. We have months of data now that says the guidelines make sense. Keep following them because they are working. And everyone has a role to play in all of this. And to the local governments, I say, do your job. Do your job. Local governments are supposed to be enforcing compliance. Compliance is hard. Why? Because people have been cooped up for a long time and they want to do what they want to do. I want to do what I want to do. I'll tell you the truth. I get it. But we have to stay smart. And if the local governments don't enforce compliance, they're not doing anyone a favor. Because if they don't enforce compliance, you will see the numbers start to go up. And if the numbers start to go up, you're going to have to see that area take a step back. So to local governments, I say, do your job. और अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस की, जहां कुल 2.1 मिलियन से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं और डेथ टोल 118,000 से ज्यादा। स्टेट वाइज देखते हैं कि किस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं। एक तरफ न्यूयॉर्क में जहां रीओपनिंग धीरे धीरे की जा रही है, वहीं केसेस भी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। 400,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि 30,000 से ज्यादा डेथ टोल। लेकिन देखा जा रहा है कि डेथ टोल अब स्टेबल नजर आ रहा है। न्यू जर्सी में 169,000 से ज्यादा केसेस हैं और 12,000 से ज्यादा डेथ टोल। कैलिफोर्निया में 155,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, जबकि डेथ टोल 5,000 से ज्यादा। इलिनॉय 4th नंबर पर है, 133,000 से ज्यादा केसेस हैं और 6,000 से ज्यादा लोगों की यहां पर जान जा चुकी है। मैसाचुसेट्स में 100,000 से ज्यादा केसेस हैं और 7,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। बात अगर टेक्सास की करें तो टेक्सास में सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है। 91,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं यहां पर, जबकि डेथ टोल 2,000 से ज्यादा। पेंसिल्वेनिया में 83,000 से ज्यादा केसेस हैं और 6,000 से ज्यादा डेथ टोल। फ्लोरिडा में 80,000 से ज्यादा केसेस, जबकि डेथ टोल करीब 3,000 के करीब हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसेस 3,000 के पास देखे जा रहे हैं। और अब बात करेंगे एकेडमी अवार्ड्स की। आपको बता दें कि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से ऑस्कर्स 2021 इवेंट अब फरवरी की बजाय अप्रैल में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में मूवी थिएटर्स मिड मार्च से बंद हैं और फिल्म्स की प्रोडक्शन बिल्कुल रुक चुकी है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने एक स्टेटमेंट में बताया कि ऑस्कर सेरेमनी अब 25 अप्रैल 2021 को ऑर्गेनाइज की जाएगी। इससे पहले ये इवेंट 28 फरवरी को स्केड्यूल था। हर साल फरवरी में होने वाले एकेडमी अवार्ड के लिए फिल्म इंडस्ट्री को अगले साल 2 महीने और इंतजार करना होगा। और वहीं ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल होने के लिए मूवी रिलीज करने की डेडलाइन भी 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दी गई है। एकेडमी अवार्ड्स की डेट चेंज होने के बाद गोल्डन ग्लोब्स और दूसरे अवार्ड्स भी रीशेड्यूल होने के चांसेस हैं। इससे पहले लास्ट वीक लॉस एंजलिस में सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में डिटेल गाइडलाइंस और फ्रीक्वेंट टेस्टिंग के साथ हॉलीवुड मूवीज को प्रोडक्शन शुरू करने की इजाजत दी जा चुकी है, लेकिन ज्यादातर फिल्मों का प्रोडक्शन सितंबर में शुरू होने की उम्मीद है। और वहीं हॉलीवुड को पूरी उम्मीद है कि मेजर मूवी थिएटर चेन्स लेट जुलाई तक खोल दिए जाएंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ऑस्कर अवार्ड का आयोजन इस तरह से टाला गया है। नाउ नेक्स्ट न्यूज। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी से कुछ यूएस सोल्जर्स को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जर्मनी में डिप्लॉयड यूएस ट्रूप्स की तादाद कम करके 25,000 कर दी जाएगी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी में डिप्लॉयड यूएस ट्रूप्स की तादाद कम करने का ऐलान किया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जब तक बर्लिन सीधे रास्ते पर नहीं आता है तब तक वो अपने प्लान पर कायम रहेंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। Thought it was a terrible, I'm not going to compare things, but I thought it was a terrible situation. I studied it closely. I'm going to get some reports done today, very strong reports, and we'll have a little more to say about it tomorrow, but certainly it was to me, it was very disturbing.
So we have 52,000 soldiers in Germany. It's a tremendous amount of soldiers. It's tremendous cost to the United States. And Germany, as you know, is very delinquent in their payments to NATO. And they're paying 1%, and they're supposed to be at 2%, and the 2% is very low. It should be much more than that. So they're delinquent of billions of dollars, and this is for years, delinquent. और वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर कमेंट करते हुए नाटो चीफ ने कहा कि फिलहाल उनके साथ ट्रुप्स करने के बारे में कोई डिटेल शेयर नहीं की गई है। नाटो सेक्रेटरी जनरल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस डिसीजन को कब और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप और दूसरे यूएस ऑफिशियल से उनकी बातचीत चल रही है। नाटो चीफ ने कहा है कि इस इशू पर वो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर से भी बातचीत कर रहे हैं। नाटो चीफ ने और क्या कुछ कहा, ये भी देखिए। The United States and the president has announced what they have announced, but it remains, but it's not yet decided how and when this decision will be implemented. And I expect this to be an issue that will be discussed at the upcoming defense ministerial meeting. And I have spoken with the president. I have spoken with other representatives of the U.S. administration, and I also spoken with the German defense minister, Annegret Kramp-Karrenbauer. So there is now an ongoing dialogue on this issue. Adjustments has been part of is nothing new. We have seen significant adjustments in U.S. presence in Europe over several years. During the Cold War, we had hundreds of thousands of U.S. troops in Europe. Then we saw a significant reduction, and now again we have seen some increase. The U.S. has also made clear that exactly how and when this decision will be implemented is not yet decided, and therefore I think it is important that we now have a dialogue within NATO on this issue. It's a bilateral arrangement between the US and Germany, but of course it matters for the whole alliance. जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आपको बता दें ये प्रोटेस्ट अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंडे को वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट का हिस्सा बने। अफ्रीकन अमेरिकन सिटीजन जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत 25 मई को हुई थी, जिसके बाद पुलिस ब्रुटैलिटी को कंडेम करने के लिए अब तक लगभग हर शहर में प्रोटेस्ट देखे जा चुके हैं। वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में अभी भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। इससे पहले भी देखा गया था कि लोग अपने घरों से बाहर निकले थे और ब्लैक लाइव्स मूवमेंट का हिस्सा बने थे। आपको बता दें, वॉशिंगटन डीसी में मास्क पहने प्रोटेस्टर्स घरों से बाहर निकले और ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट का हिस्सा बने, और वहीं न्यूयॉर्क में भी यही तस्वीर देखने को मिली। हजारों लोग इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। इतने दिन बीत जाने के बाद भी यूनाइटेड स्टेट्स में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि पुलिस की ब्रुटैलिटी खत्म होनी चाहिए। एरियल फुटेज के जरिए आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकले हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के कई हफ्तों बाद भी लोगों का गुस्सा अब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग लगातार यही कह रहे हैं कि पुलिस की ब्रुटैलिटी खत्म होनी चाहिए। No justice? No peace. All right, let's march. No peace. Ho ho! The racist police got to go. Hey hey! Go ho! Ho ho! The racist police got to go. Hey hey! And now news from Seattle. Seattle में प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से वॉशिंगटन गवर्नर जय एंसली से नेशनल गार्ड्स बुलाने के लिए कहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि सिएटल में ट्रुप्स को बुलाना पड़ेगा और अगर गवर्नर ऐसा नहीं करते तो वो खुद ऐसा करेंगे। आपको बता दें कि सिएटल के कैपिटल हिल डिस्ट्रिक्ट में सैकड़ों प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेड्स के पीछे एक मेकशिफ्ट इनकैम्पमेंट एस्टैब्लिश कर दिया है। प्रोटेस्टर्स ने ऑक्यूपाइड एरिया को कैपिटल हिल ऑटोनमस जोन करार दिया है। और वहीं सिएटल मेयर जेनी जर्कर ने लास्ट वीक ऑलरेडी कह दिया है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए शहर में मिलिट्री फोर्सेस को भेजा तो ये एक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप होगा। He took over a city, Seattle, and he said, I didn't hear anything about it. So look, the governor has to call out the troops, do what he has to do, has to call out the National Guard, has to do something. Because, you know, the problem with what happened in Seattle is it spreads. And all of a sudden they'll say, let's do some other city, and let's do another one. And we're not going to let it happen. So timing-wise, hey, we're all set to go. We're watching the process. These people have taken over a vast part, a major part, a very good part
of a place called Seattle. Seattle's big stuff. That's a major city. And we have a governor who's a stiff, and we have a mayor who said, oh, this is going to be a love fest. And you have a governor that doesn't do a damn thing about it. And you have a mayor that doesn't know she's alive. She's talking about it's going to be a love fest this summer. Now, if they don't do the job, I'll do the job. And I've already spoken to the Attorney General about it. But if they don't do the job, we will do the job. What can you do? About 10 different things, any one of which will solve the problem quickly. Could we go through a whole list or a partial list? We don't have to go through any list. We can do a lot of things. I tell you what, the American public is very angered by that. Seattle is a major, important city. And the Democrats, I guess you say radical left, but it's not even radical left. It's just Democrat. Where we have our problem are Democrat-run cities. If you look at Minneapolis, if you look at other cities that have had trouble, they're Democrat in virtually every case that I can think of. I can't think of one other case. These are Democrat-run cities. Minneapolis, where the police are told to run for your lives. Don't do anything. And if I didn't get involved and send in the National Guard, and it was at my insistence that they did that, and as soon as I did that, everything stopped in Minneapolis. और वही अटलांटा में पुलिस फायरिंग में मारे गए रैशर्ड ब्रुक्स की फैमिली अब सामने आई है और इंसाफ की अपील की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विक्टिम की फैमिली सामने आई और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अब पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अटलांटा में पुलिस की फायरिंग के नतीजे में मरने वाले रैशर्ड ब्रुक्स की फैमिली ने इंसाफ की अपील की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैमिली ने मीडिया के सामने अपने दिल का हाल बयां किया। वहीं फैमिली ने पुलिसिंग में एक बड़े चेंज की डिमांड की है। और वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए विक्टिम के कजिन टियारा ब्रुक्स ने कहा कि उन्हें अब पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और वहीं रैशर्ड ब्रुक्स की विडो टॉमिका ने कहा कि उनकी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो वायलेंट प्रोटेस्ट ना करें, जबकि पीसफुली प्रोटेस्ट करें। इस मौके पर उनकी वाइफ बेहद दुखी नजर आई। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने हस्बैंड को हमेशा के लिए खो चुकी हैं और ये जख्म अब भरने वाला नहीं है। No, there's no justice that can ever make me feel happy about what's been done. I can never get my husband back. I can never get my best friend. I can never tell my daughter, oh, he's coming to take you skating or swimming lessons. So it's just going to be a long time before I heal. It's going to be a long time before this family heals. And I just, like I said, I'm just thankful for everything that everyone is out there doing. And I just ask that if you could just keep it as a peaceful protest, that would be wonderful. Because we want to keep his name positive and great. I didn't come down here to talk to the media. I came to love on my people. But if you ask how old this young black man was, look at your children when you see them laugh. That innocence, that joy, that pureness of soul, and you had a glimpse of what we lost. You'll have a glimpse of what it feels like. Because tomorrow, we're going to have to deal with it again. न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर डैर्मट शी का कहना है कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के एंटी क्राइम यूनिट में शामिल 600 के करीब ऑफिसर्स को डिटेक्टिव ब्यूरो और कम्युनिटी पुलिसिंग जैसे दूसरी ड्यूटीज असाइन की जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मूव से सबसे बड़े पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइज करने और कम्युनिटीज के साथ ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने में हेल्प मिलेगी। Within the last hour, I just chaired a meeting of senior executives of the police department. It is regarding the deployment of precinct level and PSA level anti-crime units. These are the plainclothes units that operate our traditional anti-crime. Effective immediately, we will be transitioning those units, roughly 600 people citywide, into a variety of assignments, including Detective Bureau, neighborhood policing, and other assignments. Make no mistake, this is a seismic shift in the culture of how the NYPD polices this great city. It will be felt immediately throughout the 5 district attorneys' offices. It will be felt immediately in the communities that we protect. I think that when you have this moment in time right now, it was clear to me this week, this is not without risk, let me be clear. And the risk will fall squarely on my shoulders. I worry when I make this decision of unintended consequences. Do we recover less guns? But it's also how we recover the guns. It's what I'm asking my officers to do. And I have to protect the people that live in this city. I have to make sure that we build trust with the residents of this city. I also have to protect my cops.
And I think this decision is the right decision, and it's the right decision at this time, sir. और वहीं ह्यूमन राइट्स काउंसिल प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी कंट्रीज में सिस्टमैटिक रेसिज्म, पुलिस ब्रुटैलिटी और पीसफुल प्रोटेस्ट के खिलाफ वायलेंस के इस्तेमाल जैसे एलिगेशंस पर अर्जेंट डिबेट का ऐलान किया है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल प्रेसिडेंट का कहना है कि ये डिबेट बहुत जल्द होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस डिबेट का ताल्लुक सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स से नहीं है, बल्कि बहुत सी कंट्रीज में ऐसी ही सिचुएशन देखी गई है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी देखिए। Well, why have an urgent debate? I think that the African countries, that's the way I understand it, they thought that the situation was such, and also the demonstrations and the intensity of the public debate was such that you shouldn't just have a regular Human Rights Council session, and you should really put some focus on that topic. I think that was their thinking. They want to show a sign that is being done. They think this is one of the core jobs of what the Human Rights Council has to do. We got a request from the African group to have an urgent debate in the follow-up to what happened in America with George Floyd and the whole tragedy which showed the problems of racism, of police violence, and the follow-up to that. Normally they don't come to meetings. I didn't encourage them to do anything. And I suppose they will be following via webcast. That would be more in line with what they have been doing recently. I think that some African delegations have made it quite clear that this is not a debate about the United States only. This is about the generalized phenomenon in many countries. When I said it's not against the United States, I mean there is complaints about a lot of racism in many countries of this world, of course in Europe, but not only. You find it all over the world. And if you listen to what people have to say, I think they will just come up with statements on describing different situations in different countries. But again, I'm not a prophet, I'm just guessing. नाउ न्यूज फ्रॉम न्यू मैक्सिको। आपको बता दें कि वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन प्रोटेस्ट के दौरान ही एक शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई। न्यू मैक्सिको में रेशियल जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था। प्रोटेस्ट में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, लेकिन इस बीच एक शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी। इस इंसिडेंट में एक शख्स जख्मी हुआ है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक शख्स किस तरीके से प्रोटेस्टर्स पर गन ताने हुआ है। इस दौरान पुलिस भी वहां पर पहुंची है और कई लोगों को गिरफ्तार किया। नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में कोस्ट के करीब एक यूएस फाइटर जेट क्रैश हो गया है। ब्रिटिश कोस्ट गार्ड्स ने नॉर्थ सी में जेट का रैकेज लोकेट कर लिया है। इस एक्सीडेंट में पायलट की जान चली गई है। नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में कोस्ट के करीब एक यूएस फाइटर जेट क्रैश हो गया। ब्रिटिश कोस्ट गार्ड्स ने नॉर्थ सी में इसका मलबा भी लोकेट कर लिया है। आपको बता दें इस एक्सीडेंट में पायलट की जान चली गई है। आपको बता दें 48th फाइटर विंग से ताल्लुक रखने वाला F-15C ईगल रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था। 48th फाइटर विंग कमांडर विल मार्शल ने वीडियो मैसेज में F-15C ईगल क्रैश होने की कंफर्मेशन की। उन्होंने बताया कि इंसिडेंट में मरने वाले पायलट का नाम फिलहाल फैमिली की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हुए रिवील नहीं किया गया है। I'm Colonel Will Marshall, commander of the 48th Fighter Wing, RAF Lakenheath, United Kingdom. It is with a very heavy heart that I confirm the pilot of the downed F-15C Eagle has been located and confirmed deceased. Out of respect for the family and their privacy during this incredibly difficult time, we will not release the name of the pilot until after all next of kin notifications have been completed. This is a tragic loss for the 48th Fighter Wing community, and our deepest condolences go out to the pilot's family and the 493rd Fighter Squadron. और अब न्यूज ह्यूस्टन से। आपको बता दें कि वेस्टवार्ड एरिया में शूटिंग इंसिडेंट में एक शख्स की एल्बो में गोली लगने से वो जख्मी हो गया। पुलिस अब इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बताया जा रहा है कि एचपीडी ऑफिसर्स ने वेस्टवार्ड स्ट्रीट के 6300 ब्लॉक में पेट्रोलिंग के दौरान गोलियां चलने की आवाज सुनी। ऑफिसर्स जब लोकेशन की तरफ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पिकअप ट्रक में 2 आदमी मौजूद थे, जिसमें से एक शख्स की एल्बो में गोली लग चुकी थी, जिसके बाद विक्टिम को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों आदमियों का ताल्लुक किसी गैंग से हो सकता है। वहीं आपको ये भी बता दें, इस पूरे इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन इस वक्त पेट्रोल यूनिट्स हैंडल कर रही है। और वहीं क्लियर लेक एरिया में एटीएम चुराने की कोशिश करने वाले 3 सस्पेक्ट्स पकड़े गए हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि सस्पेक्ट्स जिस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे वो भी चोरी की थी। क्लियरवुड ड्राइववे के करीब सस्पेक्ट्स ने एटीएम चुराने की कोशिश की। एचपीडी ऑफिसर्स को जब तक इन्फॉर्मेशन दी गई तब तक सस्पेक्ट्स भागने में कामयाब हो चुके थे। हालांकि पुलिस ने 20 मिनट्स के अंदर तीनों सस्पेक्ट्स को कस्टडी में ले लिया।
पुलिस ने बताया कि चोरी की गाड़ी में ये लोग एटीएम चुराने का काम किया करते थे। और वहीं साउथ ईस्ट ह्यूस्टन में शूटिंग इंसिडेंट के दौरान एक टीनेजर लड़का जख्मी हो गया। विक्टिम को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। ह्यूस्टन पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक शूटिंग इंसिडेंट मार्टिन लूथर किंग एट पार्क ह्यूस्टन अपार्टमेंट के 12000 ब्लॉक में रिपोर्ट हुआ है। पुलिस ऑफिसर्स जब लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उन्होंने एक 15 साल के लड़के को गन शॉट वुंड्स के साथ पाया। पुलिस ने बताया कि विक्टिम जब हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो अलर्ट था और बातचीत कर रहा था। हालांकि अब तक इस मामले में किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। और आपके स्टेट में मौसम का हाल कैसा रहेगा, देखिए वेदर अपडेट्स में। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.